सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। अजय बाबू, आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। वाह, पहला क्वेश्चन ही आपका डाइस से। देखो, कहता है कि सर बतला दो यू के अपोजिट पे क्या है। इसके अपोजिट पे यू के यू तो यहाँ दिख रहा है। यू को जानने वाला 9 है। अगर 9 से यू का सफर तय करेंगे तो एंटी क्लॉक चलेंगे, तो 9 से एंटी क्लॉक चलने पे ई मिलेगा। यू के बगल में कहीं भी ई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट आंसर होंगे। कहता है सर बतला दो आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ध्यान से देखोगे, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये दो, और एक ये पूरा मिलके हो गया 3 त्रिभुज। 3 के बाद देखिए यहां से ये लेंगे 4 त्रिभुज, यहां से ये लेंगे 5 त्रिभुज, यहां से इसको लेंगे 6 त्रिभुज, यहां से इसको लेंगे 7 त्रिभुज। 7 के बाद चलते हैं, 7 के बाद ये हमारा रहा 8 त्रिभुज, ये हमारा रहा 9 त्रिभुज, ये हमारा रहा 10 त्रिभुज, और ये हमारा रहा 11 त्रिभुज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए। तो पहले कितना गिने थे, ओहो, पहले हम लोग 1 2 और ये पूरा 3, 3 के बाद 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये बड़ा वाला लेंगे तो 12, और ये हमारे पास बड़ा वाला हो गया 13। यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज मिल रहे हैं। तो टोटल 13 त्रिभुज ही मिल रहे हैं, और तो कहीं त्रिभुज दिख नहीं रहा है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये छोटा 9, ये 10, ये 11, ये बड़ा वाला 12, और ये बड़ा वाला 13। इसके अलावा कोई त्रिभुज हमें दिखता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। हम लोग आंसर सी को लगाएं। देखिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक ऑड है। उन्नति, वर्धन, आकर्ष, अपकर्ष और अग्रगति। वाह रे बाबा, बड़ा विचित्र विचित्र वर्ड दिए हुए है रे। प्रोग्रेस, ग्रोथ, डिक्लाइन और एडवांसमेंट। बाबू डिक्लाइन अलग हो जाएगा, अपकर्ष जो है ना ये अलग हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना, और बाकी प्रोग्रेस, ग्रोथ और एडवांसमेंट का मतलब होता है विस्तृत होना। तो ये शब्द जो है ना डिक्लाइन, ये निगेटिव है, और बाकी तीनों शब्द जो है वो पॉजिटिव है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वही बेस्ट है। देखिए, जितने भी एन से निर्देशक थे वो सभी के सभी निर्देशक जो थे ना वो अभिनेता थे। जितने भी निर्देशक थे वो अभिनेता थे। अब कहता है कोई भी अभिनेता क्या नहीं है, तो निर्माता नहीं। अभिनेता की दुश्मनी निर्माता से, और सभी कोरियोग्राफर जो हैं वो निर्देशक। यानी जितना भी कोरियोग्राफर होगा वो निर्देशक। कहता है कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है। तो कोरियोग्राफर किसके अंदर है, तो अभिनेता के अंदर। और अभिनेता जब निर्माता नहीं है तो कोरियोग्राफर भी निर्माता नहीं होगा। सही है, कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर। देखिए, तो अभिनेता का कुछ हिस्सा तो कोरियोग्राफर दिखता है, तो दूसरा भी सही होगा। कोई भी निर्देशक निर्माता नहीं। तो जितना भी निर्देशक है वो अभिनेता के अंदर है, और अभिनेता की दुश्मनी जब निर्माता से है तो निर्देशक की दुश्मनी भी निर्माता से होगी। यानी इसमें सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखिए, VIRTUE वर्च्यू को क्या लिखते हैं, तो 201 लिखते। अच्छा देखो, अगर सीधा वैल्यू पकड़े तो 20 और 20 40, 20 60, 60 20 80, और 10 90, और 5 55। यानी इसका वैल्यू कितना निकला, तो 95। 95 से 201 लाने के लिए 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये 190 हो जाएगा। और प्लस कितना जोड़ सकते हैं, तो अब 11 हमें जोड़। क्या सेम काम करके देखिए तो आएगा क्या, तो TRADE ट्रेजडी को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, 25 और 5 कितने हो गए, 30, 30 20 कितने, 50, 7 5 12, और ये 18। तो 18 और 12 तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो 30 यहाँ और 20 यहाँ, 30 20 50।
50 और 25 कितने 75, और 75 और 5 कितने 80। 80 को अगर हम 2 गुना करते हैं, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, नहीं, कुछ और सोचना होगा। अब सीधा वैल्यू काम नहीं कर रहा है तो अब टेढ़े वैल्यू को ले। भी का अपोजिट क्या होगा, तो ई होगा, ई की वैल्यू 5। आई का अपोजिट आर होगा, आर की वैल्यू 18। आर का आई होगा, आई की वैल्यू 9। टी का जी होगा, जी की वैल्यू 7। यू का एफ होगा, एफ की वैल्यू 6। ई का भी होगा, भी की वैल्यू 22। चलिए ध्यान से देखिएगा, 22 यहाँ है, 8 30 और 10 40 हो गए, 9 6 15, 40 10 50 और 5 55 हो गए, 55 10 65 66 67। ये वैल्यू आया 67। अब लास्ट यूनिट डिजिट 7 है, इसको लास्ट यूनिट डिजिट 1 लाना है, तो 3 से गुना अगर करते हैं तो 7 21 का एक हाथ में 2, 6 18 और 2 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को चेक करके देखते हैं, क्या था हमारे पास, ट्रेजेडी था, TRAGEDY था। चलिए टी का अपोजिट जी, जी की वैल्यू 7 रखेंगे, आर का अपोजिट आई के लिए 9, ए का जेड, जेड के लिए 26, जी का टी, टी के लिए 20, ई का भी, बी के लिए 22, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए 23 और वाई का बी, बी के लिए 2। ठीक है, ध्यान से चलिए, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24 और 24 और 3 27, 28 29, 29 के लिए 9 हो गया, हाथ में 2 बचे, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 109 आया। दिया कितना है 218। अब यहाँ 2 से ही गुना, तब हम 218 ला सकते। अब हमें सोचना होगा कि सर वहां 3 से गुना और यहां हमारा 2 से गुना क्यों हुआ, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो चलिए रीजन को तलाशने की कोशिश करते हैं कि वो रीजन। तो देखिए हम वॉवेल 1, वॉवेल 2 और वॉवेल 3, 3 वॉवेल थे इसीलिए 3 से गुना किया। यहाँ वॉवेल की संख्या देखोगे तो यहाँ 2 ही वॉवेल दिख रहे हैं, इसीलिए 2 से गुना कर रख। अब आपको किसके लिए चाहिए, TRO, अच्छा क्वेश्चन है, FANE, इसका कोड कैसे लिखे, अपोजिट वैल्यू लिखिए पहले। पी का के की वैल्यू 11, आर का आई की वैल्यू 9, ओ का एल की वैल्यू 12, एफ का यू की वैल्यू 21, ए का जेड की वैल्यू 26, एन का एम की वैल्यू 13, ई का भी बी की वैल्यू 22 हो। चलिए 9 1 10, 10 2 12, 1 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 2 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 114। अब सवाल उठता है सर इसमें वॉवेल कितनी, देखिए एक वॉवेल, 2 वॉवेल और 3 वॉवेल, यानी हम 3 से गुना करते ही 12 का 2, हाथ में 1, 11 तिया 33 और 1 4, 342 बच्चे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। यानी इस अकेले क्वेश्चन ने हमारा 1 मिनट से 1.5 मिनट का काम जो है वो करवा ली। नेक्स्ट देखोगे, देखिए TLGC, TLGC, इसके बाद H दिखता है, H डालेंगे, तो जैसे ही H डालेंगे तो फिर से TLGC, फिर H आएगा, TLGC H आएगा, TLGC H आएगा। अब T चाहिए, यानी TLGC H आए, क्या चाहिए, GHC LHT, उन लोग कहाँ है, GHC LHT ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आसान सा सीरीज था, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कहता है y की माँ x है, ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है। अब वो 17 नंबर क्वेश्चन अधूरा छूट गया है। पच्चीस 23 18 34 41 33, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर। अब देखो तो
अगर 23 में से अगर हम 5 की कमी कर देते हैं 18 मिलेगा क्या? और 41 में से 8 की कमी कर देते हैं 33 मिल जाएगा। इसी तरह से 38 में से अगर हम 9 की कमी करते हैं तो 28 29 मिल जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। जिसका स्क्वायर था बस उसका स्क्वायर को आप कन्वर्ट कीजिए और बाकी सेकंड वाले पद से उसको घटा दीजिए तो थर्ड वाला पद आपको मिल। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हर बार कहते हैं आप कर लिया करोगे। देखिए मशीन की बात करते हैं, क्या लिख रखा है? 19 7 9 14 15 20 और 11। ध्यान से देखोगे तो 13 प्लस 6 19 होंगे, 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 6 15, यानी सारे फंक्शन में कितने ऐड हुए हैं? तो 6 ऐड हुए। अब आपको किसके साथ करना है? डेंजर के साथ। कितने ऐड करने हैं? तो डेंजर के साथ आपको 6 ऐड कर, तो 6 4 10 हो जाएगा, 1 और 6 7, 14 और 6 20 हो जाएगा, 7 6 13 और 5 11 और 18 6 24 हो। यही हमारा डिकोड आएगा क्योंकि हमने सब में कितना ऐड किया? ढूंढ लो कहाँ है। अच्छा नंबर में लिखा गया, जे के लिए 10, इसके लिए 7, इसके लिए 20, इसके लिए 13, इसके लिए 11 और इसके लिए 24। 10 7 एक ही में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए बिल्कुल संतोष, बी नंबर ऑप्शन हमारा परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कहता है सर कम को क्या लिखोगे? तो पहले में भी ड्रीम कम ट्रू में भी कम है और कम ऑन टाइम में भी कम है। इस दोनों में केवल कम ही कॉमन है, तो इसके डिकोड में भी एक ही एलिमेंट कॉमन होगा और वो एक एलिमेंट को दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन। अच्छा सोचिए, सबसे पहले देखोगे ये, तो ये 31 का स्क्वायर है ना? अगर सोचो x के जगह हम 45 रख, x के प्लेस पे 45 रख, तो 45 से 31 का स्क्वायर होने तक का सफर जो होगा, यानी 45 में से 31 माइनस करोगे तो 4 1, यानी 14 की कमी करके तब स्क्वायर। तो 34 में अगर हम 14 की कमी करते हैं तो 20 होगा और 20 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 400, जो कि नहीं दे रखा है। तो x की वैल्यू हम 45 सेट करेंगे तो y की वैल्यू 400 क्रिएट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सक्सेस नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दे रखा है, 41 दे रखा, और ये किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 10 माइनस करके जो संख्या आई उसका स्क्वायर करने पर ये आ गया। तो अगर 34 में हम 10 माइनस करते हैं तो 24 चाहिए, और 24 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 576 आता है। अब देखो अगर हम x का वैल्यू 41 रखते हैं तो y का वैल्यू 576 आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस मिलता है आपको ऑप्शंस रखकर ही चेक करना होगा, आप डायरेक्ट इसको बना ही नहीं। 5 का स्क्वायर 6, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। 12 दूना 24, 17 नहीं, 17 दूनी 32, 12 पचे 60 हो गया है, 17 नवा 53। ओहो, देखिए ये 25 को 5 से भाग करता है, 5 मिला, इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया गया तो 60 मिला। सेम प्रोसेस, इस 18 को 2 से भाग देता है तो 9 आता है, और 9 को 17 से गुना करवाएं तो 17 नवा 53 से 153। इसका मतलब है कि इस 36 को
हम किसी संख्या से भाग देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसको यदि हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96। ठीक है, देखिए तो 16 के टेबल में 96 कब आएगा? 16 पच्चे 80, 16 छक 6, यानी कि अगर यहाँ पे हम 6 लाते हैं तब हम 16 छक 96 ला सकते हैं। और यहाँ 6 लाने के लिए वाट के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? तो 6 लिखना पड़ेगा, तभी हम 6 6 की 36 काटेंगे और 16 छक 96 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे बाबू, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, यहाँ जो दाएं बाएं निकल गया ना बच्चा, ये एक दूसरे का अपोजिट। पहला से चलेंगे ना तो दूसरे को छोड़कर तीसरा अपोजिट है, और दूसरे से चलेंगे तो तीसरे को छोड़कर चौथा अपोजिट। हमेशा याद रखना, अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ में रहे तो वो डाइस नहीं। अब ध्यान से देखो, 5 को पकड़ा तो 5 का अपोजिट 2 है, बच गया। लेकिन 3 और 6 अपोजिट है, यहाँ 3 6 साथ में है, नहीं बनने देगा। देखो 2 और 5 अपोजिट है, यहाँ 2 और 5 साथ में है, नहीं बनने देगा। ध्यान से देखो, 1 और 4 अपोजिट है, यहाँ 1 और 4 साथ में है, नहीं बनने देगा। तो जब 3 ऑप्शंस को हमने काट लिया तो चौथे ऑप्शन को टेंशन नहीं लेना है, वही आंसर हो जाता है एकदम आराम से। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है 1 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ के चलता है 5 किलोमीटर, पुनः पूरब की ओर मुड़ के 2 किलोमीटर, और फिर वो उत्तर की ओर मुड़ करके चलता है कितना? तो 9 किलो। वो अपनी आरंभिक स्थिति से कितना दूर है? यानी हमें ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो हासिल कर। तो देखो, ये 2 किलोमीटर, ये एक 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 2 और 1 इसका बेस जो बना ये 3 किलोमीटर। अब ये टोटल दूरी 5 है और ये 9 है, तो इसका जो लंब बना ये 4। तो जब एक 3 है एक 4 है तो अगला डिस्टेंस 5 आएगा। या तो आप पैथागोरस रूल लगाओगे जहां लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर निकालोगे, तो 4 चक्को 16 और 3 9 आएंगे, रूट अंडर 25 होगा जो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। वही हमने ट्रिपलेट की मदद से, एक 3 है एक 4 है तो अगला 5 होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर देंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अजीत ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से, और 6 किलोमीटर वो जाता है उत्तर की ओर। फिर वो एक साथ 2 बार बाईं ओर घूमता है और प्रत्येक बार 2 किलो। थोड़ा और इधर से बनाते हैं। ए बिंदु से चलता है और उत्तर की ओर जाता है 6 किलोमीटर। अब 2 बार बाईं ओर, तो पहली बार बाईं ओर मुड़ के चला 2 किलोमीटर, और फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और फिर से 2 किलोमीटर ही चलता है, क्योंकि प्रश्न में साफ कह दिया गया है प्रत्येक बार 2। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यहां से वो दाईं ओर मुड़ के चलता है 3 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और जाता है 2। तो बाईं ओर मुड़ के वो कितना किलोमीटर गया? तो 2 किलोमीटर गया। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, चलिए। वो अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 5 किलो। तो देखिए, यहां से वो अंतिम बार बाईं ओर मुड़ा और बी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर। ऊपर भी 5 इक्विवेलेंट हो गया, नीचे भी 5 इक्विवेलेंट। अब कहता है कि सर यहाँ बिंदु है। कहता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम तय कर। तो ये पूरा डिस्टेंस 6 था ना, 6 में से 2 डिस्टेंस यहाँ देखे, 2 डिस्टेंस यहाँ देखे, 4। तो 6 में से 4 डिस्टेंस जब देख लिए तो ये नीचे बस 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए, 28 मई, कब? 28 मई 2015 की बात करते हैं, तो ये थर्सडे का दिन था। और कहता है सर 24 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन? तो पहले तो हमें पीछे जाना होगा, मई से अप्रैल।
तो 28 मई 2015 को ही बैलेंस हम कर देंगे 24 अप्रैल 2015 तक। सबसे पहले बैलेंसिंग करते, तो देखिए अप्रैल में बचा कितना दिन, 6 दिन। अप्रैल के बाद आएगा मई और 28 दिन का है, तो सच्चा को 28 कट गया, दे दिया 0 दिन। इसका मतलब है कि थर्सडे से हमें 6 दिन पीछे जाना होगा, उससे अच्छा 1 दिन आगे जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्र। कब? 28 मई 2015 को गुरुवार है, तो 24 अप्रैल 2015 को शुक्रवार था। अब हमारा डेट भी क्या हो चुका है, तो बैलेंस हो चुका है। देख लो 24 मंथ भी बैलेंस हो चुका है, 24 दोनों साल के बीच का अंतर निकाले तो टोटल 8 साल का अंतर मिलेगा। 8 में से 7 कट गया, बच गया 1। अब लीप ईयर को काउंट कीजिए, तो पहला लीप ईयर 2016, दूसरा लीप ईयर 2020 मिलेगा, तो 2 लीप ईयर, 2 1 कितने, तो 3। अब फ्राइडे से हमें क्या करना है कि 3 दिन आगे जाओ, सैटरडे संडे मंडे, हमारा आंसर मंडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग मंडे को लगा ले, ठीक है। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री कवर करेगी, उतने ही समय में जिसमें घड़ी की सेकंड की सुई जो है ना, वो 3240 डिग्री घूम। तो सेकंड की सुई, सेकंड हैंड कितना घुमा है, तो 3240 डिग्री घूमा, ठीक है। कौन घुमा है, सेकंड है। तो देखिए हम लोग को पता है ना कि 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इसको निकालना चाहें कि कितने मिनट चला है, तो कितने मिनट चलने के लिए हमें इसको 60 से गुना कर भाग कर देना पड़ेगा। काट दो, 0 से 0 कट गए, 6 बचे 30 हो गया। अब 6 4 की 24, तो ये 54 मिनट आया। क्या आया, 54 मिनट आया। अब वो कहता है कि एक घड़ी का मिनट का सुई कितने डिग्री कवर कर, तो ये 54 मिनट आया, गलत है ऑप्शन। 54 क्या आया, मिनट आया। अब यहां से डिग्री का काम शुरू, कितना मिनट है, तो 54 मिनट। यानी जब घड़ी इतना सेकंड की सुई इतना डिग्री घूमी है, उस दौरान मिनट वाली सुई जो है ना, वो 54 मिनट चुकी। और चूंकि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूमता है, इसलिए 54 मिनट में मिनट हैंड 6 × 54, 6 4 की 24 का 4 हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32, 324 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 324 डिग्री घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूमता है, तो 54 मिनट में मिनट हैंड 54 × 6 यानी 324 डिग्री घूमेगा। तो ये जो ऑप्शन सेट किया गया है ना, यहाँ डिग्री नहीं लिखना चाहिए, कहना चाहिए था एक घड़ी की मिनट की सुई कितना कवर करता है उतने ही समय में जिसमें घड़ी की सेकंड की सुई 3240 डिग्री होता है। तो यहां से अगर ये वाला ऑप्शन आपको रखना है, तो यहां से आपको डिग्री हटाना पड़ेगा। सिर्फ मिनट की सुई कितना कवर करती है, तब आप कहोगे 54 मिनट कवर करती है। लेकिन अगर इसका आंसर आपको डिग्री में देना पड़ जाए, तो डिग्री में इसका आंसर 324 डिग्री होगा। डिग्री में इसका आंसर कितना होगा बच्चे, तो 324 डिग्री होगा। यानी क्वेश्चंस के अनुरूप हमारा ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन ने डिग्री में आंसर मांगा और क्वेश्चन ने आंसर ऑप्शन में जो है वो मिनट के रूप में दिया। तो 54 मिनट सही है, लेकिन 54 डिग्री नहीं सही है। डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 54 मिनट में 54 × 6 यानी 324 डिग्री टोटल घूमे।
तो चाहे तो क्वेश्चन से डिग्री हटाइए, चाहे तो ऑप्शन में 324 लाइए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। अभी क्वेश्चंस के अनुसार आपके ऑप्शन नहीं है। देख लो, पी का संबंध चाहिए टी से, तो अगर मैं हूं तो एस मेरी माता हो गई, और मेरी माता का जो पति होगा वो मेरा पिता होगा, और मेरे पिता का जो भाई होगा वो मेरा चाचा होगा, और मेरे चाचा की जो माँ होगी वो दादी। तो दादी कौन होती है? तो पिता की माँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लेंगे, पिता की माँ। नेक्स्ट वन, 2 4 2 6 लोग एक गोल मेज के परिधि पर केंद्र की ओर मुख करके, तो 6 लोगों की व्यवस्था करनी है और सारे लोग का फेस बच्चे सेंटर की ओर ही रखना है। अब देखो क्या कहता है, ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर एल को रखना है। एल के बाईं ओर, तो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एम को, एम का निकटतम पड़ोसी जब एन नहीं है तो एन को यहां रखोगे आप। एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठ, तो एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा है। अब कहता है एन के बाईं ओर से गिनने, एन और पी के बीच कितने लोग, ये तो पी का तो पोजीशन ही आएगा, और एन से अब आप बाईं ओर जब गिनोगे तो एन और पी के बीच केवल एक ही व्यक्ति आएगा, एल। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। अच्छा देखिए, एक बड़ा पद दे दिया है ना, पी एन एम ओ पी, एम ओ के बाद अगर हम पी सोच ले तो एम ओ पी, एम ओ पी। अब इसके बाद हम एन दिख रहा है, तो एन के पहले यहां भी पी दिखा तो यहां ओ और एम दिखेगा, यानी एम ओ पी एन एम ओ। ठीक है, तो देखिए ओ के पहले हमेशा एम दिखता है, ठीक है, और पी के बाद हमेशा एन दिखता, पी के बाद हमेशा एन। तो क्या निकल के आया बाहर, एम एन पी एम ओ एन। अच्छा ढूंढो ये कहीं है क्या, नहीं तो फिर सीरीज को सोचेंगे। तो एम एन पी एम ओ एन ऑप्शन नंबर ए में ही है, कहीं और सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही बेस्ट आंसर होगा। देखिए 100 में अगर 3 जोड़ोगे तो 9 होगा क्या, और 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 होगा, तो 9 में अगर 3 जोड़ोगे तो 12 होगा, यानी एल चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दोनों में देखो, यहाँ एच और यहाँ भी दे रखा, ध्यान से देखना। 12 में से 2 की कमी कर दोगे तो 10 मिलेगा, और 6 में से 2 की कमी कर दोगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ 10 में से 2 की कमी कर दोगे तो 8 मिलेगा, यानी एल भी नहीं, एल एच चाहिए, जो कि स्पष्टता हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। जितना भी बिला है इमारत है, तो जो भी बिला था ये सभी का सभी बिला जो था वो इमारत था, और कुछ इमारत अपार्टमेंट, ठीक है, तभी इमारत विला। तो देखिए जितना भी इमारत है वो विला नहीं दिखता है, कुछ विला अपार्टमेंट नहीं है। अब विला और अपार्टमेंट के बीच में आईसी यानी इंटरकनेक्शन, और इंटरकनेक्शन होने पे पॉजिटिव भी गलत होगा, निगेटिव भी गलत होगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी सही होगा, इस बात को याद रखो। तो हमारा दूसरा भी गलत है। इसमें विला अपार्टमेंट है, इसमें विला इमारत है, तो इधर और सोच नहीं सकते। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। संतोष का आंसर बिल्कुल सही था बच्चे। देखिए कहता है इस प्रश्न में 2 स्वतंत्र कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या स्वतंत्र कारण या किसी सामान्य कारण के प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी काउज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आपको बनाना है। अब देखिए पहला जो कथन दिया गया, पिछले 2 वर्षों में शहर एक्स के नागरिकों ने सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी संपत्ति को बहुगुणित। तो पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड देखा गया है शहर एक्स का, तो वहां के नागरिक, अब यहाँ कुछ नागरिक तो नहीं कहा गया,
इसका मतलब हम सभी नागरिक को समझेंगे। अगर यहाँ कह देता कुछ नागरिकों ने, तब हम शहर एक्स के कुछ नागरिकों को समझते, लेकिन उसने नागरिक की बात करी है तो हम होल नागरिक को समझेंगे, जितने भी लोग वहां रहते हैं। सरकारी योजनाओं में पैसा लगाया और अपनी संपत्ति को बहुगुणित किया, यानी कि वहां के लोग अब धनी हो गए हैं और वो लोग अच्छा जीवन जीने लगे हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति जो है वो कई गुना बढ़ गई है। अब कहता है शहर एक्स में लग्जरी कारों की संख्या में हाल ही में वृद्धि देखी गई, यानी ये वृद्धि पहले नहीं, अभी नया नया वृद्धि देखा गया है। तो देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ गया ना। अब हमने पैसा सरकार के फंड में लगाया और वो पैसा मेरा कई गुना बढ़ गया, यानी हमें बहुत संपत्ति अर्जित हुई। तो जो पहले हम सिंपल कार से घूमते थे, अब हम लग्जरी कार से घूमने लगे। तो ये तो प्रभाव है, लेकिन इस प्रभाव का रीजन क्या बना? तो सरकारी योजना में नागरिकों का निवेश कर, तो ये कारण बन गया और ये इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहां स्वतंत्र दोनों नहीं है, एक दूसरे से जुड़ाव है दोनों। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, दो कारण है नहीं, एक कारण है और दो इसका संभावित प्रभाव है। यानी ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो सी को लगाएंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अब शहर एक्स के लोग हाल ही में लग्जरी गाड़ी क्यों वृद्धि देखी गई? वो लग्जरी गाड़ी हाल फिलहाल में ज्यादा खरीद रहे हैं इस साल में, क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों में उनकी कमाई जो है ना वो कई गुनी हो गई है, तो अब वो सस्ती गाड़ी ना खरीद करके महंगी गाड़ियां खरीदने लगे हैं। तो कारण तो यही बना, इसका प्रभाव इस पे पड़ा। तो आंसर किसको लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। देखिए ए का अर्थ तो बच्चे डिवीजन है, बी का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और सी की बात करें तो एडिशन है, और डी की बात करें तो सब्ट्रैक्शन। तो देखिए तो ये 225 गुना 15 और बटा 15 प्लस 125 और माइनस 225 लिख सकते हैं। तो देखो यहां ध्यान से अगर देखोगे तो ये कटेगा, तो 15 15 225 हो गया। ठीक है, अब 15 15 फिर से कितने? तो 225 हो गए, और प्लस 125, और फिर जैसे ही हम माइनस 225 देंगे तो प्लस 225 से माइनस 225 कट गया, और अब आंसर हमारा 25 आ गया। 125 था, 125 इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर भी हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। देखिए जैसा सर्किल था वैसा ही हाफ सर्किल, जैसा ये था वैसा ही हाफ पेंटागन, और जैसा हेक्सागन था हाफ हेक्सागन। तो जैसा स्क्वायर है वैसा ही हाफ स्क्वायर आया, यही जो है वो साझा करता। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाए। देखिए ग्रुप शब्द दिया, क्या कहता है? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद से बदल, तो ओ बदलेगा पी में और यू बदलेगा भी में, और प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से बदल। अच्छा, स्वर को भी बाद वाले अक्षर से बदलना है, और व्यंजन को भी अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद। तो जी एच में बदलेगा, आर एस में बदलेगा, पी क्यू में बदलेगा, और एस टी में बदलेगा। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से तीसरा होगा? तो बाईं ओर से तीसरा बच्चे पी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर डी को कर लेंगे। कहता है सर उस शब्द को चुनिए जो अन्य से क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो देखिए अगर हम अन्य से भिन्न की बात करें तो 13 से 18 होने का मतलब है कि 5 की बढ़त हो गई, और 2 से 9 होने का मतलब है 7 की बढ़त हो गई, लेकिन 24 से 25 होने का मतलब है 1 की बढ़त हो गई, और 9 से 3 होने का मतलब है कि 7 की कमी हो। ठीक है, इसमें तो हमें बहुत वेरिएशन दिख गए भैया। इसका मतलब है कि हम इसको अंतर से तो नहीं बना सकते, हम इसको अंतर से नहीं बना सकते, इसमें बहुत वेरिएशन आ गए, तो छोड़ दीजिए। अब अंतर से नहीं बना सकते तो अब फिर क्या बच गए? तो 3 चीजें अभी भी बची हुई हैं, या तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से बनेगा,
अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से भी नहीं बना तो सारे पोजीशन को ऑड और इवन को जोड़ करके बनेगा। अगर उससे भी नहीं बना तो सीरीज से बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें वॉवेल नहीं, इसमें वॉवेल नहीं, इसमें भी वॉवेल नहीं और इसमें भी वॉवेल है, तो ऑप्शन डी नंबर आंसर कर सकते हैं, लेकिन देख लो नहीं करेंगे, आंसर सी को कर। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में इसमें दो वॉवेल हैं, बाकी किसी में भी वॉवेल नहीं है, तो ये तो आंसर जाएगा। तो हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन देखो ये सीरीज में कंफर्म हो गई, प्लस एक प्लस एक प्लस एक, यानी पूरे व्यवस्था में एकदम लगातार सीरीज चल रहा है एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर यही इधर रहता और ये वाला ऑप्शन पहले रहता तब हम लोग इसको लगाते वॉवेल कॉन्सोनेंट से, लेकिन इससे पहले किसी और लॉजिक से एक्स वाई जेड क्लियर हो चुका है, वो एक सीरीज को मेंटेन कर लिया, तो आंसर हमारा एक्स वाई जेड हो। ठीक है, तो आपको ऑड मैन आउट में हर पहलू को सोचते हुए आंसर देना होगा। अगर पहलू एक भी छूट जाएगा ना तो आपके आंसर गलत हो सकते, तो इसका आंसर दोनों जाएगा, आई सी ई भी जाएगा वॉवेल कॉन्सोनेंट से, और इसका आंसर एक्स वाई जेड भी जाएगा, वो जाएगा सीरीज के माध्यम से क्योंकि लगातार है। अब दोनों में पहले कौन आ गया है, तो दोनों में पहले आ गया है एक्स वाई जेड, तो इसीलिए हमारा आंसर एक्स वाई जेड जाएगा। अगर दोनों में पहले आई सी ई आ गया होता तो फिर हमारा आंसर आई सी ई चला। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन। ऐसे कितने सिंबल, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, यानी सिंबल के दोनों ओर हमें डिजिट, तो देखिए सिंबल के दोनों ओर डिजिट है, 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 सिंबल के दोनों ओर डिजिट नहीं है, सिंबल के दोनों ओर डिजिट है और सिंबल नहीं है, तो कितना मिला, एक दो तीन चार और एक, पांच मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर दें। देखिए कहता है सर हमने आपको एक जटिल आकृति दे दी है, आपको ढूंढना है कि कौन सी आकृति हूबहू मैच खाती, तो मुझे तो एक नंबर आकृति ही मैच खाती हुई स्पष्ट रूप से दिख गई ना, तो आंसर ए को लगा लेना है। देखिए एन 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 कॉमन है तो पहला लेटर एन ही होगा, तय है। ए से ई हुआ, ओ से यू हुआ, तो ई से आई हो जाएगा, यानी एन के साथ आई चाहिए, एन के साथ आई एक ही में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर ले। अंग्रेजी शब्दकोश में आपको सजाना है, तो देखिए आईएन सब में जो है ना बाबू ये कॉमन है, तो सबसे पहले हम आईएन को क्या करते हैं कि हटा ले। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे ना तो सबसे पहले डी ही मिलेगा, यानी तीन नंबर से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इससे आगे जाएंगे तो यू मिलेगा, यानी एक नंबर आएगा जो कि दोनों में है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमने इसको और इसको तो खत्म कर दिया, इन तीन और एक को। अब देखिए भी आई है, भी आई है, भी आई है, भी ई है, भी आई है, तो पहले हम भी ई वाले को पकड़ेंगे, तो भी ई सी मिलेगा यानी पांच नंबर, और भी ई टी मिलेगा यानी चार नंबर। ठीक है, तो पांच चार दोनों में। अब हम लोग आई को पकड़ते हैं, तो देखिए आई ओ है, आई भी है, अच्छा इसको तो देख चुके, तो आई ओ है, ठीक है, आई डी है और आई एन है, तो पहले आई डी को लेंगे, फिर आई एन को लेंगे और फिर आई ओ को ले, ये बनेगा हमारा। तो देख लीजिए तीन एक पांच, चार दो, ए है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर परफेक्ट रूप से हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखिए एच का जे से, तो अगर हम जे हैं तो एट दी रेट ऑफ के पहले मेरा पति होगा, और मेरे पति की एच माता है,
तो पति की माता मेरी सास होगी, और सास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जितने भी ए थे ये सभी के सभी ए डी थे। फिर कहता है कोई डी ई नहीं, यानी डी की दुश्मनी किससे है? ई से है। कोई ई ए नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ई की डी से दुश्मनी है और डी के अंदर ए है, तो ई और ए के बीच भी दुश्मनी है। सभी डी ए है, सभी डी ए नहीं दिख रहे हैं, तो 2 नंबर गलत हो गया। सभी ई डी है, सभी ई कभी भी डी हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। केवल एक अनुसरण करता है, जो कि स्पष्टता हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है NUMERICL, और क्या लिखता है इसको? ICALRNUM, ठीक है, देख लो। ICAL 4 लेटर, ICAL बीच में रह गया, NUME, यानी शुरुआत के 4 लेटर को पीछे, बाद के 4 लेटर को आगे, और बीच वाला जैसे था वैसे ही स्पष्ट रूप से रहने दिया। तो एक्सप्लोशन के लिए चाहिए EXPLOSION। चलिए क्या करेंगे बाबू? तो लास्ट के 4 लेटर को उठाएंगे और SION करेंगे। अब बीच वाले लेटर को जैसे है वैसे छोड़ देंगे, और शुरुआत वाले 4 लेटर को EXPL लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो SIONOEXPL ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। इतना ब्लड रिलेशन दिया है आज आपको। क्यों, कैसे, किस प्रकार सम, अगर मैं के हूं तो परसेंटेज पार करने का मतलब है माँ मिलेगी, और माँ का वाई कौन हो जाएगा? तो बेटा, तो माँ का बेटा भाई हो गया, और भाई का जो पिता होगा वो पिता होगा, और पिता की जो माता होगी ना वो दादी होगी। तो दादी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी क्यू जो है वो के की दादी है। एक ही पासे को बच्चा 3 बार घुमाया है, और कहता है 3 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पे क्या होगा? तो देख लो यहां भी 3 दिखता है, यहां भी 3 दिखता है। यहाँ 3 को 5 4 जानता है, 5 4 फिर कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ 3 को 4 6 जानते हैं, 4 6 कॉमन हो गया, और 3 का अपोजिट 1 हो गया, तो 3 का अपोजिट 1 निकल जाएगा इन दोनों पासा को कंपेयर करने पर। देखिए इक्वाइड और ऑप्टेंड, ठीक है, दोनों का समानार्थी शब्द है भरा होना, ठीक है। अब कहता है मिनिएच्योर और टेनी, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं इसी की तरह, दोनों। अराइवल का आना, डिस्ट्रीब्यूट जाना, दोनों अपोजिट शब्द है। ऐसा शब्द है तो ये दोनों अपोजिट शब्द है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ए ही मिल चुका है। बिटर तीखा, स्वीट मीठा, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट अपोजिट शब्द है, तो ये सारे जो है ना वो अपोजिट शब्द है, लेकिन ये समानार्थी शब्द है। यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिएच्योर और टेनी। देखिए कुछ नहीं किया है, 26 को 2 गुना किया, 52 आया, और प्लस 2 कर दिया गया तो 54। फिर देख लो 54 को 2 गुना करता है तो 108 हो जाता है, प्लस 2 करेगा 110। इसी तरह 110 को 2 गुना करेंगे 220, प्लस 2 कर देंगे तो 222 हो जाएगा। अगर 222 को 2 गुना करते तो 444, और प्लस 2 करेंगे तो 446 आएगा, क्योंकि स्पष्टता ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। तो प्यारे बच्चे आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे।
ध्यान दीजिएगा। पूछता है सर गार्डन को कैसे लिखो। कैफे होटल रूम में गार्डन नहीं, रूम किचन हॉल में गार्डन नहीं, और हॉल होटल गार्डन में गार्डन है। गार्डन अकेला है ना, तो देखो एफ एफ अकेला नहीं है। फिर देखो ई अकेला नहीं है, तो अकेला कौन है, तो टीटी अकेला है, यानी गार्डन के लिए टीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। 529, ये तो 23 का स्क्वायर दिखता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ 14 रखते हैं, ठीक है, x के जगह 14 रखते हैं, तो 14 से 23 होने का मतलब है कि +9 बढ़ के तब स्क्वायर हुआ। तो अगर हम 21 रखेंगे तो 21 में +9 करेंगे तो यहाँ 30 का स्क्वायर यानी 900 चाहिए। क्या हमारे पास y का वैल्यू 900 है, तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो भैया गलत हो। आ जाइए, हम x के जगह पे 18 रखते हैं, तो ये कितना का स्क्वायर है, तो ये 23 का स्क्वायर है। तो 18 से 23 होने के लिए 5 ऐड कर, तो अगर हम 21 में 5 ऐड करते हैं तो 26 होता है, और 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो 26 का 676 मिल गया y का वैल्यू, यानी यही सी नंबर जो हमारा है बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब सोचो जिसको नहीं दिखेगा कि 529 किसी का स्क्वायर है 23 का, उसके लिए काफी समस्या भरा विषय हो जाएगा। और जिसको दिख गया कि 529 तो स्क्वायर है, फिर वो ऑप्शंस को रखेगा और इजीली बना लेगा। इसीलिए सर लोग कहते हैं कि स्क्वायर और क्यूब पे कमांड कीजिए, बड़ा आसान है। आज ऐसा क्वेश्चन भी बहुत दिया है। देखिए अगर हम यहाँ y f और l रख, तो 25 से 29 होने का मतलब है कि 4 की बढ़त करोगे। ठीक है, तो 14 में अगर 4 जोड़ोगे तो 18 मिलेगा, जो कि मिल गया। 6 4 10, फिर से 4 जुटा है, तो 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, 25 यानी y मिल गया। और 12 में 4 जोड़ने पर 16, तो 16 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, यानी ई मिलेगा। ठीक है, देखो आर वाई एफ दे रखा है। अच्छा देखो तो यहाँ भी आर वाई ई है और यहाँ भी देख लो एफ वाई एल, तो क्या आना चाहिए था आर वाई ई, तो आर वाई ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। अगर सावधानी नहीं रखते तो हमें चारों ऑप्शन चेक करना होता, और जहां दिखा आर वाई एफ तो अधिक जगह दिख रहे हैं। हमने सीधे अटेम्प्ट किया एक्स के वैल्यू पे, और जैसे ही हैश का वैल्यू देखा कि 2 जगह मिल गया है, वही ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल हो गया। देखिए वेनु वाई बिंदु से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर चलता है 7 किलोमीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ करके वो 38 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 13 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर, तो 15 और 28 हो गया, 15 13 28 किलोमीटर चलता है, और बिंदु जेड पे पहुंच गया बिंदु जेड पर। रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कहता है बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ करके और बिंदु जेड पर रुकता है। अब यहां से जैसे ही बाईं ओर मुड़ेंगे बच्चे और जेड तक जाएंगे, तो देखिए ये टोटल कितना था, तो 38 था, 38 में से 31 निकला तो ये 7 बचा, और यहां से जैसे ही हमको मुड़ना है कितना बाईं ओर, तो 13 किलोमीटर, तो इधर से ये दायां और ये बायां, तो इधर से हम 13 किलोमीटर आएंगे नीचे। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो बिंदु जेड पर पहुंच गए। चलिए कहता है पुनः बिंदु y तक पहुंचना है, तो पुनः बिंदु y तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर इधर और 14 किलोमीटर इधर, यानी टोटल हमें 27 किलोमीटर नॉर्थ में जाने होंगे। 27 किलोमीटर नॉर्थ ढूंढ लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था।
देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति, ठीक है, इस दिशा में है तो उत्तर दिशा में अभिमुख एक पंक्ति में साक्षी बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। यह पोजीशन साक्षी का है। और फिर कहता है रवि बाएं छोर से 12वें स्थान, तो एकदम साक्षी के जस्ट बगल में 12वें स्थान पे कौन होगा, तो रवि होगा। आगे चलिए, रवि साक्षी और रान के ठीक बीच में, तो रवि कहाँ है, तो साक्षी और रियान के ठीक बगल में है, तो यहाँ कौन होगा, तो रॉन होगा। चलिए, यदि रॉन पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से कितने स्थान पे, 14वें स्थान पे है, तो पंक्ति में लोग कितने, तो देखिए यहां हमको लेफ्ट वैल्यू मालूम है कितना, 11, राइट वैल्यू मालूम है कितना, 14, और इन दोनों के बीच में बिटवीन मालूम है कितना, 1, तो 14 और 1 15, 15 10 25 और 1 26, यानी यहाँ टोटल 26 लोग ही होंगे, जो कि स्पष्टता ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। तो प्यारे बच्चे आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 5 जनवरी 2000 को पहुंच, पहले 15 जनवरी को 5 जनवरी पहुंचाते हैं, यानी हमें ऑलरेडी 10 दिन पीछे जाना, 10 में से 7 निकला, 3 दिन पीछे। अब देखो 97 से 2000 जाने में 3 दिन आगे जा, -3 से +3 कट गया, बच गया 0, यानी फिर से आ जाएगा बुधवार। तो बुधवार में आप 0 दिन जोड़ दो या 0 दिन घटा दो, आप बुधवार को ही पहुंच जाओगे। तो आंसर हमारा वेडनेसडे होगा। 7 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे, कहता है एक के ऊपर एक करके रखा गया है, जरूरी नहीं कि डब्बा एस और यू के बीच 5 डब्बे, तो देखिए 1 2 3 4 5 डब्बा, तो या तो एस यू यहाँ है या तो यू यहाँ है। आगे चलते हैं, केवल डिब्बा एस को डब्बा भी के ऊपर, तो देखिए केवल डब्बा एस को ही भी के ऊपर रख सकते हैं, तो तय हो गया एस यहाँ भी यहाँ, तो यू हमारा 7 नंबर पे आ गया। कहता है डब्बा क्यू और टी के बीच केवल 2 डब्बा, तो देखिए तो टी और क्यू के बीच जब 2 डब्बा है तो 1 2 3 4 घर कैप्चर होगा। अब यहाँ भी 1 2 3 4 घर कैप्चर है, तो टी क्यू का पोजीशन यही बनेगा और बाकी दोनों बीच में जाएगा। छोड़ दीजिए, डिब्बा आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, तो देखिए आर को जब एफ के ठीक ऊपर रखिएगा तो आर और एफ टी और क्यू के बीच में ही आएगा। डब्बा टी को आर के ऊपर नहीं रख सकते, तो जब डब्बा टी को हम आर के ऊपर नहीं रख सकते तो डब्बा क्यू को तो हम आर के ऊपर रख ही सकते हैं। तो यहाँ आर हो गया, इस पोजीशन पे एफ हो गया और नीचे हमारा टी हो गया और हमारी अरेंजमेंट भी कंप्लीट। अब पूछ रहा है आर और टी के बीच कितने डब्बे हैं, तो आर और टी के बीच बाबू एक ही डब्बा रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। पूजा कह रही है सर 25 होगा ना, कभी नहीं बच्चे, कभी नहीं 25, ध्यान से देख, पूरा गिन दे, ठीक है, एकदम पूरा गिन दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन है, साक्षी। अब रवि कितना है, तो 12, तो ये है रवि, रवि, इसके बीच कोई नहीं है। अब देखिए रॉन है, तो यहां है रॉन, ये रॉन है, ये रॉन है, इसके बीच कोई नहीं है। और रॉन कितना है, 14, तो जब ये 14 है तो ये 15 हो गया, ये 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 1 26, टोटल कितने हो गए, तो टोटल 26 हो गए, वही 26 वहां निकला। ठीक है बच्चे, पूजा देखिए, प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को बिजली भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें देखी जाती है, क्योंकि प्रत्येक माह की 15 तारीख बिजली भुगतान की आखिरी तारीख होती। भुगतान में आ रही इस परेशानी को लेकर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत।
तो प्रश्न स्पष्ट है कि 14 और 15 तारीख को बिजली विभाग का बिल भरने का लास्ट डेट है, और जिसके कारण लोगों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। लोगों ने कई बार कंप्लेन बिजली ऑफिस में कर दिया। तो कहता है सर एक्शन लीजिए, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे। तो बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान संग्रह के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने। अगर भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपना काउंटर बढ़ा दे, तो भीड़ बंट जाएगा। आगे, बिजली विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनल्टी को बढ़ाना चाहिए, तो और भीड़ बढ़ जाए। तो 1 नंबर एक्शन लेंगे, लेकिन 2 नंबर एक्शन नहीं लेंगे, और 1 नंबर एक्शन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी को आंसर कर लेना है। कहता है 6 व्यक्ति जिनके नाम डैश डैश है, प्रत्येक की अलग अलग आयु है। एक्स की आयु सर 10 वर्ष, तो एक्स की जो आयु है वो कितनी वर्ष दी गई है, तो एक्स की आयु बच्चे 10 वर्ष दी गई है। वाई की आयु डब्ल्यू की आयु की 5 गुना, और डब्ल्यू की आयु से 5 गुना ऊपर जाएंगे तो वाई की आयु मिलेगी। छोड़ दीजिए। जेड की आयु यू की आयु के 1/4, यानी यू से 1/4 आएंगे तो हमको जेड की आयु मिलेगी। छोड़ दीजिए। डब्ल्यू की आयु जेड की आयु की दुगनी। अब डब्ल्यू की आयु जेड की आयु की कितनी है, तो दुगनी है, तो डब्ल्यू को यू और जेड के बीच में रखना पड़ेगा, तभी हम दुगना कर सकते हैं। एक्स की आयु वाई की आयु की 1/4 है। देखिए, अब एक्स की आयु जब वाई के आयु की 1/4 है, इसका मतलब वाई की आयु 40 वर्ष होगी, तभी इसका 1/4 10 वर्ष। और देखिए, वाई की आयु से 5 गुना नीचे डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू की आयु 8 वर्ष हो जाएगी, तभी 8 5 40। और देखिए, डब्ल्यू का आधा जेड है, यानी जेड हमारा कहाँ आएगा, नीचे, और डब्ल्यू का आधा है तो वो 4 हो जाएगा। और जेड जो है ना 1/4 भाग है यू, तो यू भी चौथाई होगा, तो 4 चको 16, यानी यू की आयु जो है ये 16 वर्ष की जाएगी। सारे लोगों की आयु स्पष्टता निकल कर आ गई। यदि यू की आयु टी की आयु की 1/3, देखिए यू जो है ना 1/3 है, तो टी जो होगा 16 तिया 48, यानी सबसे ऊपर टी जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। तो टी की आयु कितनी है, तो सर टी की आयु 48 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। और ये काफी खूबसूरत सा, देखिए कहता है सर शब्द PLASTID के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद से बदलिए। तो ए बी में बदलेगा और आई जे में बदलेगा। फिर प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले से बदलिए। तो पी के पहले ओ, एल के पहले के, एस के पहले आर, टी के पहले एस और डी के पहले सी बदलेगा। इस प्रकार प्राप्त अक्षर समूह को फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में सजाइए, यानी अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ओ, ए, ए, ई और बी सजा दिए। तो कौन सा अक्षर इस प्रकार बने समूह में बाईं ओर से तीसरा होगा, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर हमारा ओ होगा। और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारी ओर से आपकी सभा यही बर्खास्त की जाती है, और आगे आपका यूं ही साइंस का जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम बर्खास्त करते हैं, फिर हमारी और आपकी बात होगी, और हम लोग कल फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग फिर से 50 अच्छे क्वेश्चंस को एंजॉय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। 2-3 सेट हमारा नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में, हमारा 2-3 सेटों का माने कि ताल्लुकात नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, हम वो 2-3 सेट आप लोगों से वादा करते हैं करवा देंगे हम, ठीक ना। स्पेशल टॉपिक लाकर माने कि वो सेट को स्पेशल बनाकर और आप लोग को हम डिस्कस करवाएंगे। लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ लीजिए एक बार और पढ़कर जवाब दे दीजिए आप लोग। एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ही जवाब आप लोगों से मिल पाएगी। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लिया जाए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात किया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। जी बड़का जी है, छोटा जी नहीं है यार, बड़ा वाला जी है। कह रहा है कि इसका एसआई मात्रा क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिएगा, एफ बराबर होती है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब लोग जान रहे हैं, ठीक ना। हमें इसके विषय में और कुछ बताने नहीं है। ये बड़ा जी जो होती है ना, इसके मान का पता प्रयोगशाला में सबसे पहले यूके के महान वैज्ञानिक केवेंडिश ने लगाया था। तो हम लोग यहाँ से जी निकालेंगे, तो जी बराबर होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होती है, स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होती है। इसके मान का पता कहिएगा, इसके मान का पता, इसके मान का पता प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम केवेंडिश ने लगाया था। कहिएगा सर्वप्रथम केवेंडिश ने लगाया था, CAVENDISH, केवेंडिश ने लगाया था। और इसका मान तो बता सकते हैं ना आप लोग, इसका मान तो आप लोग भली भांति बता सकते हैं। क्या है मान इसका, इसका मान जो होती है कहिएगा 6.67 गुने 10 का पावर माइनस 11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा होती है केजी का स्क्वायर। तब बताइए न्यूटन मीटर, मात्रक पूछ रहा है तो मात्रक तो हो गया आपका। और ये बताइएगा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये होती है क्या हमारा, स्केलर होती है। अरे यार क्या करे, हो रहा है सेट 135। सर ये कैसे आप करा रहे हैं, 1 111 सेट, कहाँ 111 सेट हो रही है, 135 से सेट ना है जी, 111 सेट, यही ना क्वेश्चन है। अरे भाई 111 इसी में क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ सेट साइंस 111 दिया हुआ है, यहाँ पर साइंस 111, 135 नंबर का ना है, 135 सेट कहना है। ये हो रहा है, ये क्वेश्चन है कि नहीं है, पहले एक बार देख लीजिए तो ये सब क्वेश्चन है कि नहीं है ना ये सब क्वेश्चन। तो कहिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा केजी तक केजी -2 हो जाएगा। बी नंबर ये गलती से दे दिया गया है, ये गलती से है। तो ये क्या क्वेश्चन है, जरा एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए तो यही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है, पहले यस नो में जवाब दे दीजिए पहले तो फटाफट आप लोग। 111 नंबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए सेट में आप लोग, यही ना है सेट में। पहले देख कर बताइए। अरे योर साइंस कौन कमेंट्स किया भाई, जल्दी से बताइए। नहीं कोई बता रहा है। अगला है कि वायु का वेग संबंधित है, 135 नंबर सेट ना है जी, एक बार देख लो यार, फटाफट देख लो भाई। ऑनलाइन सेट जो दिया होगा उसी को मालूम होगा सर, ऑनलाइन सेट दिया होगा जो। रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग का क्वेश्चन बताइए तो, रीजनिंग का हम क्वेश्चन, रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन क्या था, रीजनिंग का 40 ऑफिस। चलिए हमको तो यही दिया गया है, यही वाला सेट है आपका। देखिए वायु का वेग संबंधित है, देख लीजिएगा, वायु को पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, प्रेशर ग्रेडियंट से। तो कह दीजिएगा वायु का वेग संबंधित है किससे, दाब प्रवणता से संबंधित है। कैसे, कह दीजिएगा कि एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्नौली। क्या नाम था उसका, बर्नौली। हाँ सेट नंबर 135 का ही है, क्वेश्चन साइंस का है। सर जी प्लेटफॉर्म बीपीएससी के क्वेश्चन करवा दीजिए सर जी प्लीज, करवा देंगे करवा देंगे। देखिएगा
ये दाब जो होती है, दाब में और बेग में बताइएगा, दाब जहाँ पर देखिए दाब में और बेग में उल्टा संबंध होती है। बेग जो होती है कहिएगा कि यहाँ पर दाब के साथ उल्टा संबंध होती है, यहाँ पर दाब के साथ उल्टा संबंध होती है। जहाँ किसी द्रव या गैस का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होती है। ऑफलाइन डिस्कशन क्लास कहाँ होता है सर? सकते हैं, सुनिए, जहाँ द्रव या गैस का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होती है। तो कह दीजिएगा जहाँ द्रव तथा गैस का वेग अधिक होता है, वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होती है, वहाँ दाब कम होती है, दाब कम होती है। यही बात तो कहा गया है इसमें। यहाँ पर इस सिद्धांत को कहेंगे बर्नौली का प्रमेय, कहेंगे बर्नौली का सिद्धांत कहा गया है। तब वेग और दाब के बीच, तब वेग वायु का वेग संबंधित है किससे? दाब प्रवणता से संबंधित थी, प्रेशर ग्रेडियंट से संबंधित है, ठीक ना? हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर पर आ जाते हैं। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः, केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध क्या है? तो सबसे पहली बातें तो बता दीजिएगा, ग्रह गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया था, केपलर ने दिया था। कौन दिया था? केपलर साहब ने दिया था, केपलर ने दिया था। 3 गो नियम दिया था। और बताइएगा, इन्होंने नियम दिया था, ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया था। तो ग्रह गति के केपलर द्वारा दिए गए ग्रह गति के 3 नियम हैं। केपलर द्वारा दिए गए ग्रह गति के 3 नियम निम्नांकित हैं। बताइएगा कौन कौन सा नियम है? तब पहला नियम जो है ना, ये कक्षाओं का नियम है। कौन नियम है? कक्षाओं का नियम है। यही क्वेश्चन है आप लोगों का, कक्षाओं का नियम है। पहला नंबर है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम है ये हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कक्षाओं का नियम। इस नियम को समझ लीजिए, सब लिखना संभव नहीं है। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में कहा गया है कि सूर्य जो है सेंटर पर होती है और उसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाता है ना, दीर्घवृत्तीय आपका सर्किल के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब कि ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, यही मेन पॉइंट है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। सही बात तो हो गया। कहिएगा सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में? दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। और दूसरा नियम इसका है आपका, इसको कह दीजिएगा क्षेत्रफलों का नियम। दूसरा नियम का नाम क्या है? कहिएगा क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं, क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं। इसी को ना हम कहते हैं आपका लॉ ऑफ एरियाज होती है, लॉ ऑफ एरियाज। इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछी जाती है लॉ ऑफ एरियाज से। बीपीएससी 4.0 237 सेट का क्वेश्चन करवा दीजिए सर प्लीज। बता दीजिए कि 237 का भी हुआ है, 238 का भी हुआ, 239 का भी हुआ है, 240 का भी हो गया है, आज 241 का होगा। अब वो सेट एप्लीकेशन पर ही चल रही है, अब यूट्यूब पर नहीं चल रही है, वो सेट एप्लीकेशन पर चल रही है। वो सेट हो चुका है, ठीक ना? हाँ, वो सेट हो चुकी है। अब लीजिए
क्षेत्रफलों का नियम की बात करिया जाए तो ये कह रहा है ना कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती है ना, ग्रह चक्कर लगाती है, सबका क्षेत्रीय चाल समान होती है। बताइए, सबका क्षेत्रीय चाल समान होती है। और तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम है, परिक्रमण कालों का नियम। और इसमें कहा गया है ना कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती है, उसको चक्कर लगाने में लगे समय का वर्ग जो होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के तृतीय घात का समानुपाती होता है। माने कहने का मतलब ये होती है कि यहाँ t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू के। आर माने क्या होती है? त्रिज्या होती है, यानी आर क्यू का आर का मतलब त्रिज्या हो गया। यही बात कहा गया था यहाँ पर। साइंस मजबूत कैसे करें? साइंस मजबूत करने के लिए आप फाउंडेशन टाइप से कोर्स करिए। फाउंडेशन जीरो से टॉप लेवल तक का कोर्सेस कीजिए, साइंस मजबूत हो जाएगा। साइंस को जीरो से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा बढ़िया से। अगर आप सोचिएगा कि साइंस को ऐसे हम टेस्ट के माध्यम से डिस्कस कर समाप्त कर लेंगे तो नहीं, टेस्ट में उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द बताई जाएगी। जैसे हमने बताया आपको अभी कि ग्रह गति का नियम फलाना बाबू ने दिया था। कौन दिया था? तो केपलर ने दिया था। कौ गो नियम है? तो कहिएगा 3 गो नियम है। पहला नियम का नाम क्या है? तो कहिएगा कक्षाओं का नियम। क्या कहा गया है? कहिएगा सूर्य सेंटर पर होती है और इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाती है, किस रास्ते पर? तो दीर्घवृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाती है। दूसरा नियम हम नहीं लिखे। दूसरा नियम में क्या कहता है? कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती है, सब का सब ग्रह जो होती है समान समय में समान एरिया कवर करती है। इसी को तो कहते हैं क्षेत्रफलों का नियम, कि ग्रह आपका सभी ग्रह जो है ना समान क्षेत्रफल कवर करती है। और तीसरा नियम में कहा गया है, तीसरा नियम में आप कह दीजिएगा इस तरह से कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती है, वो जो चक्कर लगाने में लगा समय होती है, उस समय का वर्ग जो होती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के तृतीय घात का समानुपाती होता है। यही बात तो है और यही बात पूछा भी जा रहा है। ये ग्रह गति का तीसरा नियम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका यही हो गया हमारा आपका ग्रह परिक्रमण कालों का नियम हो गया। तो कौन होगा आंसर? एकदम बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। हो गया ना सही? ये लीजिए, हो गया आपका। अब लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। अब इसकी बात करेंगे। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? ये बात तो सही है कि कांच जो होती है, देखिए पानी जो है कांच की दीवार से सट जाता है, पानी कांच की दीवार से सट जाता है, लेकिन पारा नहीं सटता है। ये पढ़ने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ससंजक बल और असंजक बल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए पहली बात समझ लेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होती है, और दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल होती है। और अब यहाँ समझ लीजिए, हम कोडिंग कर कर लिख रहे हैं, इस चीज को समझेंगे। कहा जाएगा कि ससंजक बल अगर ग्रेटर देन जो होगा असंजक बल से, ससंजक बल ग्रेटर देन असंजक बल, तो कह दीजिएगा अगर ये बड़ा होगा तो कहिएगा कि ये द्रव को आपका द्रव ठोस की दीवार को गीला नहीं करेगी। द्रव ठोस की दीवार को गीला नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी, और नहीं ऊपर तक चढ़ेगी, ये ऊपर तक नहीं जाएगी। जैसे कह दीजिएगा पारा जो है कांच की दीवार को गीला नहीं करती है। दीवार से नहीं, पारा कांच से नहीं सटेगा, कांच की दीवार को गीला नहीं करेगी। पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी?
कह दीजिएगा कि पारा के अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल पारा और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल के मान से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करती है। और फिर देखिए, हम फिर अगेन बता रहे हैं इस बात को कि अगर यही कह दिया जाए कि अगर असंजक बल ग्रेटर देन ससंजक बल, तब ये कह दीजिएगा द्रव कांच की दीवार को गीला कर देगी। द्रव कांच की दीवार को गीला कर देगी। द्रव ठोस की दीवार को कर दीजिएगा, सिंपली कर दीजिएगा, ठोस की दीवार को गीला कर देगी। ऐसा नहीं कि कांचे खाली आएगा, द्रव ठोस की दीवार को गीला कर देगी। और यहाँ पर गीला कर देगी और इसी का एक उदाहरण आएगा, जैसे पानी कांच की दीवार को गीला कर देती है, कांच की दीवार को गीला कर देती है, तो वो फैल जाती है। जब गीला कर देती है तो क्या कर जाती है, फैल जाती है। तो इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है, जवाब दीजिए तो फटाफट। कह रहा है कि कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है। फैल तो जाएगा ही, क्योंकि पानी और कांच के बीच लगने वाला असंजक बल का मान ज्यादा होता है पानी के अपने ही अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल के मान से। और जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसलिए बना रहता है कि पारा जो है ना, पारा के अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान मजबूत होता है। तब वो कहेगा कि हम काहे सटेंगे उससे, जाकर नहीं सटेंगे हम, जिसके कारण वो बूंदे के रूप में रहता है। तो वही बात है, पारा एक धातु है, तो बात सही है कि पारा एक द्रव धातु है। जल की अपेक्षा पारे का घनत्व तो अधिक होता है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका मेन फैक्टर है कांच के साथ पारे के असंजक बल की अपेक्षा जल का ससंजक बल अधिक होती है। कहिएगा कांच के साथ पारे के असंजक बल की अपेक्षा कहिएगा जल का ससंजक बल अधिक होता है। कौन नंबर ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, सी नंबर ऑप्शन सही है। पढ़िए इसको, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कांच के साथ जल के असंजक बल की अपेक्षा जल का ससंजक बल अधिक होती है। नहीं, कांच के साथ पारे की असंजक बल की अपेक्षा जल का ससंजक बल क्या होती है, अधिक होती है। आंसर बन गया हमारा ये सी नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं और अगले नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है इसका, सही जवाब दे दीजिए तो फटाफट आप लोग। क्या आने वाला है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। लीजिए, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो एक बात बताइएगा, हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, यहां लिख दे रहे हैं, हवा में ध्वनि तरंग बराबर अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और ये बताइएगा, यह जो होती है ना, यह संपीड़न तथा विरलन के रूप में आपका संपीड़न और विरलन के रूप में, यह संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है। संपीड़न तथा विरलन के रूप में पैदा होती है। चलिए अब एक बात बताइएगा, संपीड़न वाले स्थान पर क्या होता है, वही बातें लिखने जा रहे हैं। तो कहिएगा संपीड़न वाले स्थान पर दाब एंड घनत्व, दाब और घनत्व क्या होती है, तो दाब और घनत्व बराबर होता है उच्च, और कह दीजिएगा आयतन जो होती है ना, आयतन बराबर कहिएगा निम्न होती है। और विरलन वाले स्थान की बात करेंगे
अगर विरलन वाले स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर कहिएगा दाब प्लस घनत्व, दाब और घनत्व जो होती है बराबर निम्न होती है, और आयतन क्या होता है यहाँ पर उच्च होती है। आयतन बराबर उच्च, बता दीजिएगा इसका सही जवाब आप लोग कौन सा होने वाला है इसका, जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा होने वाला है, जवाब दे दीजिए इसका। तो ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च घनत्व, जब घनत्व ज्यादा है तो उसको संपीड़न कहिएगा, कंप्रेशन कहिएगा, संपीड़न कहेंगे। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगी आंसर। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होती है? तब बहुत लोग, सब लोग बता दीजिएगा इसमें तो। लेकिन निकट दृष्टि दोष होता है किसके कारण? निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। उसका कारण क्या क्या होता है? नेत्र गोलक क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की फोकस हमारा क्या होता, फोकस दूरी बढ़ जाती है कि घट जाती है? लेंस पतला होता है कि मोटा होता है? ये सब बातों को पर भी ध्यान देना है ना। सिंपल सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होती है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए हम लोग किस लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे? अवतल लेंस से, उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का यूज करेंगे। संयुक्त लेंस का तो कहिएगा ये नहीं, यहाँ पर हम लोग यहाँ इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और ये मायोपिया को दूर करने के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए किया जाता है अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय, अच्छा सवाल है ये भी, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि, बताइए 3D फिल्म जब हम लोग देखने जाते हैं थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हम विशेष चश्मे पहनते हैं क्यों भाई? कभी कभी आप लोग चश्मा खोलकर भी देखते होंगे, वहां पर जो होती है ना 3D फिल्म जो होती है ना, सिंगल लेंस से नहीं उसको फोकसित किया जाता है, 2 लेंस होती है उसमें। यानी कि हमारी चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देती है। 3D फिल्म विशेष रंग का इस्तेमाल करती है, जो कि एकदम गलत हो गया ये हमारा। 3D फिल्म साधारण फिल्मों से ज़्यादा चमक वाली होती है, अगर सीधे देखी जाए तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कहिएगा कि थोड़े है हम लोग पोलराइड ये काम करती है। कौन करती है? पोलराइड। जैसे धूप चश्मा में पोलराइड का यूज किया जाता है चकाचौंध को कम करने के लिए। चाहे आप देखिएगा तो पोलराइड का उपयोग हम लोग आपका कैमरा में भी करते हैं, पोलराइड का उपयोग हम लोग धूप चश्मा में भी करते हैं। धूप चश्मा में चाहे पोलराइड का यूज देखिएगा तो आपका गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है चकाचौंध को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैसी बातें नहीं है। चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देती है ये, इसके वजह से वहां पर हम लोगों को आपका वो चश्मा, विशेष प्रकार का चश्मा दिया जाता है पहनने के लिए। समझ गए बात? हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। अरे भाई, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन में आएगा ना, भौतिक परिवर्तन होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि द्रव हो गया, और द्रव के बाद में जब इसमें उष्मा दिया जाता है प्लस ताप, तो ये क्या चीज में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है हमारा गैस में या वाष्प में बदल जाती है, वाष्प। और ये बताइएगा द्रव का वाष्प में ये बदलना जो होती है वाष्पन कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है। फिर यहाँ पर माइनस ताप के साथ आ जाइएगा तो ये बेचारा फिर से इसमें आ जाती है, ये कहलाता है संघनन कहलाता है। तो क्या ये द्रव जब वाष्प में बदल गया है तो सदा के लिए बदल गया क्या? फिर से हम लोग इसको इसमें नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन को बतलाता है, फिजिकल चेंज को बतलाएगा ये भौतिक परिवर्तन को। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं।
और इसको कहा जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के नाम से जाना जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। हो तो गया। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आती है। आगे बढ़ जाइएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए नीचे में ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली अभिक्रिया है। पहले हमारी बातें सुन लीजिए, उसके बाद में अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए आप लोग एक नाम सुने होंगे, अल्फा कण का नाम सुने होंगे, जिसको हीलियम का नाभिक भी कहा जाता है। तो ये अल्फा कण हम पहले बता रहे हैं, अल्फा कण, इसी को हम लोग हीलियम का नाभिक कहते हैं। हीलियम का नाभिक 2 और यहाँ पर 4, और तब यहाँ पर कहिएगा प्लस प्लस, इस पर 2 इकाई धन आवेश होती है। तो कहा जाता है कि जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण से प्रहार कराई जाती है, सुनिएगा, जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण से प्रहार कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होती है? तो कहिएगा कि प्रोटॉन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटॉन। यही हमारा प्रोटॉन है H11, क्योंकि भैया इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण से जब बम्बार्डिंग कराई जाती है, प्रहार कराई जाती है, तो यही प्राप्त होती है। तो N714 और फिर कह दीजिएगा हमारा हीलियम, कहिएगा 2 और 4, और तब यहाँ पर मिल जाती है क्या? O817 और प्लस में बन जाता है H11 होता है। तो ये देखिए 8 और 1 9, 7 2 9, 14 4 18, 17 1 18। आया कि नहीं आया? एकदम ये नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? हम जो लिख दे रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। समस्थानिक, आइसोटॉप्स, तो कहिएगा एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु होनी चाहिए। एक ही तत्व के अनेक परमाणु, एक ही तत्व के अनेक परमाणु। ये बताइएगा एक तत्व के जितने भी परमाणु आपको, माने कि एक ही तत्व के अनेक परमाणु होना चाहिए। P बराबर Z बराबर E, सब में प्रोटॉन की संख्या, सब का परमाणु संख्या, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो कहिएगा समान। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो बताइए सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? समान होगा। तो सब का रासायनिक गुण भी समान होगा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण बराबर क्या बोलिएगा? समान होती है। अब एक बात बताइएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने से द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या बराबर कह दीजिएगा भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है इसका। और याद रखेंगे भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होती है। भौतिक गुण बराबर कह देंगे भिन्न भिन्न होती है। तो बताएंगे एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं सबका रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। और कहेंगे कि सब के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है तब परमाणु संख्या समान होती है। तभी ना हम लोग पढ़ते हैं एक ही तत्व के अनेक परमाणु, एक ही तत्व के अनेक परमाणु, जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे सभी एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे कि परमाणु संख्या समान क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सबके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है। इसमें देखा गया है कि एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं सबका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होती है। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा तो मार दीजिए।
समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, सही है। समान भौतिक गुण, हमने कहा कि भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो बताएंगे यहाँ पर भौतिक गुण तो अलग अलग है, गलत हो गया यहाँ पर। समान बंध संरचना वाले तत्व, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। हाँ, नहीं ना, हमारा नाम मत बोलना। तुम ही भेजा था सबको। अब बताइएगा, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो भाई रजत दर्पण की बात किया जा रहा है, किसको किसको क्या कह रहा है सवाल में, सवाल पढ़ लीजिएगा। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो देखिए फेलिंग विलयन कह रहा है। मैथ का डिस्कशन क्यों नहीं हो रही है? लगता है कि मैथ वाले सर का तबीयत खराब होगा या कोई दिक्कत होगी, ठीक ना। ग्लूकोज को बताइएगा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण प्राप्त होती है, रजत दर्पण प्राप्त होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये, सब का सब यहाँ पर अपने आप में बोनाफाइड। फेलिंग विलयन है, बेंड्रिक्ट विलयन है, आपका कह रहा है कि बारफोर्स आपका अभिकर्मक है, टॉलेंट अभिकर्मक है। तो सही जवाब तो इसका टॉलेंट अभिकर्मक आ जाएगा। कौन अभिकर्मक? टॉलेंट अभिकर्मक में आ जाती है, किसमें? टॉलेंट अभिकर्मक हो गया। तो भाई यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं इस तरह से कि ग्लूकोज को जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ में गर्म किया जाता है तो आपका रजत माने चांदी का चमकदार दर्पण बनती है। चांदी का कौन दर्पण बनती है? चमकदार दर्पण बनती है। तो लीजिए यहाँ पर इसका सही जवाब कौन होगा? ये आपका हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगी। अगला है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ये तो याद करने वाला चीज है, याद कीजिएगा। ये स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो सब लोग बताइए स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का खोजकर्ता कौन है? हैरी बियरली साहब हैं। बियरली साहब, हैरी बियरली साहब है। और बताइएगा स्टील को बेसेमर विधि से बनाया जाता है। कौन क्या चीज से? बेसेमर विधि से। और स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो यहाँ देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर बात किया जाए तो किसका किसका होता है? तो लोहा कह दीजिएगा, कार्बन, निकेल और प्लस क्रोमियम कह देते हैं। सीआर का मतलब क्या होता है? क्रोमियम होती है। लोहा, कार्बन, निकेल और क्या होती है? क्रोमियम होती है, क्रोमियम। ठीक है, हाँ। अगले नंबर पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है और शानदार तरीके से जवाब दीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है? हम जितनी बातें आपको बता रहे हैं वो बातें आप याद रखेंगे। कहा जाएगा कि कार्बन के अपरूप की बात करते हैं तो कार्बन के अपरूप में हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, फ्लोरीन भी आता है, ग्रेफीन भी आती है। हम बात करते हैं हीरा ग्रेफाइट के बारे में तो आप लोग बहुत पढ़े हैं और बहुत पढ़े हैं, लेकिन तो पर भी इसमें भी गड़बड़ा जाते हैं आप लोग ना। अब हम आपसे करते हैं, हाँ, ये पूजा कुमारी बताएंगे जब आपको ये सारा अभिक्रिया बताएंगे आपको कि कौन कौन किस किस अभिक्रिया से क्या बनता है, सब का सब अभिक्रिया अपने आप में वो बोनाफाइट है। माने ग्लूकोज को जब आपका टॉलेंट अभिक्रिया आपका रिएक्टेंट्स के साथ गर्म किया जाता है तो रजत चांदी का चमकदार दर्पण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ग्लूकोज में मौजूद जो हमारा होती है अल्डिहाइडिक समूह का क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें समय मिले तो बता देंगे, अभी डिस्कशन चल रही है इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको नहीं, इसको समझना पड़ेगा आपको। C60, जैसे कि C60 जो होती है, फुलेरिन का नाम सुने होंगे, फुलेरिन। ये बताइएगा C60 होती है, C60। और याद रखेंगे इसी को कहा जाता है बकमिंटर फुलेरिन। तो कहिएगा बकमिंटर फुलेरिन भी कह सकते हैं
चाहे इसी को हम लोग वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं, वॉलीबॉल भी कहा जाता है, चाहे भूगर्भीय ग्लोब भी कहा जाता है, भूगर्भीय ग्लोब, भूगर्भीय ग्लोब भी कहा जाता है। और याद रखेंगे इसमें 32 गो फलक होती है, 32 गो फलक होती है। 32 फलक में देखिएगा तो ये कह दीजिएगा 20 बराबर हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल। और हमारा 12 गो जो होती है पेंटागोनल होती है, पेंटागोनल होती है, पेंटागोनल। और यही आपसे पूछ भी रहा है, तो बताइएगा समान रूप से पाए जाने वाला फ्लोरीन होता है C60, इसको बकमिंटर फ्लोरीन वॉलीबॉल या भूगर्भीय ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क गो फलक होता है, 32 गो फलक होती है, 32 गो फलक होता है, जिसमें 20 गो हेक्सागोनल होता है और 12 गो पेंटागोनल होता है। तो वही पूछ रहा है 20 गो षष्टकोण और 12 गो पंचकोण होती है। लीजिए भाई ये रहा आंसर 1 नंबर, यही ना रहा 1 नंबर, एकदम सही जवाब। 20 और 12 कितना हो गया, 32 गो हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन है। तब प्रशीतक में माने रेफ्रिजरेटर में हम लोग गैस को ठंडा रखने के लिए ली जाने वाली बताइए गैस कौन है। तो CFC नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, फ्रियोन नहीं है, तो कौन मारेंगे यहाँ पर। तो कहिएगा कि यहाँ गैसीय अमोनिया मारेंगे, NH3 मारते हैं हम लोग यहाँ पर। जब CFC नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन गैस नहीं है, तब 1 नंबर दे देना है यहाँ। लीजिए विकृतीकृत अल्कोहल क्या होती है। विकृतीकृत अल्कोहल का मतलब होती है कि पीने के अयोग्य अल्कोहल को क्या कहा जाता है, विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है, डिनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। तब पीने के अयोग्य बने इथेनॉल को हम लिख दे रहे हैं, पीने के अयोग्य, पीने के अयोग्य बने इथेनॉल को, इथेनॉल को विकृतीकृत, विकृतीकृत माने डिनेचर्ड, विकृतीकृत अल्कोहल, अल्कोहल कहा जाता है, विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है। और याद रखेंगे इथेनॉल जो पीने वाला अल्कोहल है उसको विकृतीकृत करने के लिए, जहरीला बनाने के लिए या तो उसमें हम लोग मिथाइल अल्कोहल मिला दीजिए या पिरिडीन मिला दीजिए या एसीटोन मिला दीजिएगा, तो वो पीने के अयोग्य हो जाएगा। और पीने के अयोग्य बने इथेनॉल को विकृतीकृत अल्कोहल, डिनेचर्ड अल्कोहल का नाम दिया गया है। तो आपके सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्कोहल का एक अति शुद्ध प्रकार, नो। यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। और जहरीले पदार्थ में कौन कौन, तो कहिएगा या तो मिथाइल अल्कोहल, CH मिथाइल अल्कोहल लिख देते हैं भाई, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मिथाइल अल्कोहल हो गया, या कह दीजिएगा पिरिडीन, पिरिडीन मिला दीजिएगा या एसीटोन मिला दीजिएगा, ये सब मिला दीजिएगा तो वो आपका पीने के अयोग्य हो जाएगा, माने ये जहरीले पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर। चलिए बन गया ना ये B नंबर ऑप्शन सही। हाँ अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला क्या है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कोशिका के बारे में कौन सा कथन हमारा क्या है, सही पूछ रहा है कि कौन सा कथन कोशिका के बारे में हमारा सही है। यही तो पूछ रहा है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है, सही है। तो ये अगला सवाल यही कह रहा है हमारा, कोशिका के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो बता दीजिए कौन सा कथन हमारा सत्य है कोशिका के बारे में। सब लोग बता दीजिए कोशिका क्या है। यहाँ पर कोशिका के बारे में सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार। कौन सा कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। अरे भाई वही तो कह रहे हैं कि सब सही आ रही है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। हाँ सबका कार्य हमारा अलग अलग है, सबका बताइए आकार भी हमारा, आपका शेप साइज देखिएगा
तो लगभग बदलते आपका अलग अलग है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, जैसे अमीबा का आकार क्या करता है, बदलता है, अमीबा। फिर कहिएगा कि कुछ आपका प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, नहीं, गलत है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है। इसमें से गलत चयन करना है तो कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आते, उत्तक क्या है, उत्तक क्या है यहाँ पर, तो ये 93 का यहाँ पर लीजिएगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, नहीं 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 नहीं, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इसका सही जवाब हमारा यहाँ पर सर, इसमें तो आपका कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, विशिष्ट कार्य से संबंधित है, ये तो सही है एकदम 100% हमारा। फिर कह रहा है आपका कुछ कोशिकाओं में के बदलते आकार होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इसका जवाब बनेगा आपका, ये हमारा 1 नंबर तो सही है हमारा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो इसका जवाब आपका, जैसे अमीबा में हमारा हो गया, आपका यहाँ पर कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। अमीबा का तो आकार बदलते रहता है यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये गलत है हमारा। डी नंबर ऑप्शन कीजिएगा सर, डी नंबर ऑप्शन कीजिएगा। सब लोगों का बी नंबर आ रहा है, गलत है। क्या आप लोग करते हैं यार, कभी कभी आप लोग भी कंफ्यूजन रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आंसर की के अनुसार नहीं जाना है। उत्तक क्या होती है, उत्तक क्या है, अगला सवाल है कि उत्तक क्या है। उत्तक के बारे में कह रहा है, टिश्यू के बारे में कह रहा है। तो उत्तक जो होती है कोशिकाओं का समूह होती है। उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह होती है जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, ओरिजिन माने उत्पत्ति और डेवलपमेंट की दृष्टि से समान होती है, उत्तक कहलाता है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु देखने और कार्य करने में भिन्न, गलत, गलत हो गया ना यहाँ। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न, गलत, ये तो यहीं पर गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है, वही तो हमारा उत्तक कहलाता है, जो सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाता है।
ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। सही जवाब बन गया यहाँ पर। कौन सा आंसर आएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए अगला है, इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करती है? तो वही एडिपोज टिश्यू करती है। सबसे ज्यादा वसा का स्टोरेज एडिपोज टिश्यू करती है। एक नंबर आंसर हो गया। लीजिए बहुत अच्छा सवाल है ये। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं। मोस्ट VVI, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन अभी के इस सेट का। एरिथ्रोज है, मैनोज है, जाइलोम है। एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज, राइबोज, एरिथ्रोज, लैक्टोज, जाइलोज, गैलेक्टोज, राइबोज। अब लीजिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा जानकारी होगा आपके पास। तो कार्बोहाइड्रेट को बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसका रेशियो होती है 1:2:1, 1:2:1 होती है। तो इसका जवाब आप लोगों को देनी है एरिथ्रोज। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे यहाँ मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड की बात किया जाए तो मोनोसेक्राइड सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो रेशियो होती है 1:2:1 होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में कह दिया जाए आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में होगा, चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे अगर हम कार्बन लेते हैं 5 गो, अगर कार्बन 5 गो लेते हैं तो हाइड्रोजन हमारा होगा 10 गो और ऑक्सीजन होगा हमारा क गो? 5 गो होगा, इसी रेशियो में रहेगा। तो बताएंगे ये हमारा मोनोसेक्राइड में भी देखिएगा तो 3 कार्बन वाले को ट्राइयोज कहते हैं, 4 वाले को टेट्रोज कहते हैं, 5 वाले को पेंटोज कहते हैं, 6 वाले को हेक्सोज कहते हैं। तो अगर हम अब बात करते हैं 3 वाले को ट्राइयोज की बात करते हैं तो ट्राइयोज में हमारा ग्लिसरल डिहाइड आ जाता है। कौन डिहाइड? ग्लिसरल, GLYCERAL डिहाइड, DEHYDE। और हम आपको सूत्र निकालने के लिए बहुत आसान तरीका बतला दिए हैं। 3 कार्बन है इसमें कौ कार्बन है? 3 कार्बन। तो बोलिए ना सूत्र, C3H6O3 हो गया, C3H6O3 हो जाएगा, यही ना होगा? हाँ। अब ये बताइएगा टेट्रोज की बात करते हैं। टेट्रोज हो गया, टेट्रोज में हमारा कौन कौन आएगा? तो टेट्रोज के अंतर्गत हमारा एरिथ्रोज आ जाएगा। एरिथ्रोज ERY थ्रोज, THROAC, एरिथ्रोज आ जाएगा। इसमें 4 कार्बन तो C4×2=8 और यहाँ पर O4 हो गया आंसर। यहाँ बताइए पेंटोज की बात करते हैं तब पेंटोज में कौन कौन आता है? तो राइबोज आता है, जाइलोज आता है। राइबोज RIBOAC राइबोज आता है और जाइलोज आता है XYLOSE। और देखिए दोनों का सूत्र सेम रहेगा। क्या रहेगा? तो C5H10 होगा, O5 होगा। इसमें 5 गो कार्बन हो गया। अब लीजिए, ठीक है, अब हम डाइसेक्राइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डाइसेक्राइड। इसी में आंसर आपका शायद है ये। नहीं, पेंटोज के बाद में हेक्सोज भी लिख दीजिए, हेक्सोज से भी क्वेश्चन है। हेक्सोज HEXOSC। हेक्सोज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो ग्लूकोज आ जाएगा हमारा, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्रुक्टोज हो जाएगी, यहाँ पर हमारा मैनोज हो जाएगा, MANOSE मैनोज हो जाएगा। यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा? गैलेक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। चलिए हो गया, यहाँ पर गैलेक्टोज हो जाएगा, GALATOज हो जाएगी। तो इसमें 6 गो कार्बन, सब का सूत्र सेम रहेगा। क्या रहेगा? C6 रहेगा, H12 रहेगा, O6 रहेगा। अब आपको यहीं से निकाल लेना है एरिथ्रोज। देखिए कहाँ है एरिथ्रोज भाई? तो इसमें 4 गो कार्बन है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो 4 गो हो गया। आप बताइए मैनोज कहाँ है? तो कहिएगा मैनोज में सर 6 गो हो गया, 4 के बाद 6। और जाइलोज कहाँ है? तो कहिएगा जाइलोज हमारा 5 कार्बन वाला। एकदम गलत हो गया ये।
चलिए एरिथ्रोज में कौ गो है तो कहिएगा 4 गो कार्बन है, इसमें 4 गो है। जाइलोज में कौ गो है तो कहिएगा कि ये 5 गो है। और मैनोज में कौ गो है, 6 गो है। ये रहा आंसर हमारा, रहा ना ये आंसर, एकदम बहुत अच्छा। अब इसको कितना डिटेल्स में करें, पढ़ाई तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स नहीं ना कर रहे हैं सर। अगर फाउंडेशन किए रहते तो ये सब आपको जानकारी रहता ना कि ये ट्रायोज क्या है, टेट्रोज क्या है, पेंटोज क्या है, हेक्सोज क्या है, ठीक ना। आपका डाइसेक्राइड में कौन कौन आता है, पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आता है, तो सब मजा इसी में लीजिएगा तो कहाँ से पता चलेगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब आपका एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी, बीबीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें लैंग्वेज की क्वेश्चन आती है, तो लैंग्वेज का क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा तब, ठीक ना। हाँ, इसलिए थोड़ा सा समझिए, ठीक ना। कौन है भाई हमारा, प्रशांत कुमार, ठीक ना। हाँ, अब इससे ज़्यादा डिटेल्स में कौन बताएगा, इससे ज़्यादा डिटेल्स में एक क्वेश्चन पर हम 5-7 मिनट दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो पता चलेगा कि साइंस से खाली पढ़ें आप। इसलिए थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए आप। हम लोग तो ये बूस्टअप का ना काम करेंगे आपके लिए। चलिए, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है, ठीक है, माने कि वो भोजन बैलेंस डाइट लेता है, वो व्यक्ति बैलेंस डाइट लेता है, ठीक ना। करे कि स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके आपका जीवाणु के अपघटन के कारण होती है। तो यहाँ पर बताइए, यूरिया वो अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया क्या चीज में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया अमोनिया में बदल जाता है तो सबसे पहले तो हमारे शरीर का सबसे विषाक्त पदार्थ में कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया को यूरिया में हमारा बॉडी बदलता है, वो कौन बदलता है, तो कहिएगा यकृत बदलता है, ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से, ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से बदलता है। और फिर से जब वो मूत्र हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, देखे होंगे कहीं पर लोग मूत्र डिस्चार्ज करते हैं, वहां पर देखिएगा एक अलग तरह का स्मेल आता है, क्योंकि वहां अमोनिया क्या चीज में बदलता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। राइट ऑप्शन इज डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लीजिएगा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होती है। मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग का प्रकोप होती है। तो डायबिटीज का प्रकोप का मुख्य कारण होती है पैनक्रियाज, होती है अग्नाशय। क्योंकि जब आप अग्नाशय पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, पैनक्रियाज, तो ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होती है, और ये अंतःस्रावी भी होती है, बाह्यस्रावी भी होती है। इसके अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है, इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, और गामा सेल होती है। अल्फा सेल जो होती है ना, अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन है। क्योंकि अंतःस्रावी ग्लैंड का सेक्रेशन जितना भी ये हमारा ये पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो इसके अंतःस्रावी ग्रंथि को ही ना लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और क्या, गामा। तो बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। कहिएगा, बीटा सेल जो होती है, बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करता है, और इंसुलिन के कम स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और पेशाब के माध्यम से वो डिस्चार्ज होती है। तब ना देखते हैं जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है वहां पर वो मूत्र परित्याग करता है, वहां पर देखिएगा चींटी फीटी लग जाती है। इंसुलिन के कम स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और डॉक्टर साहब घोषित करते हैं कि जा तोरा हो गल वो डायबिटीज। अब झांकत रहा, कौन होगा आंसर इसका,
हृदय मरले है सब, बाप रे बाप गजबे हाल है, डी मरले है सब। तो देखिए एगो है प्रशांत कुमार का कहना है, और प्रशांत कुमार मार रहे हैं यहाँ पर, जानते हैं क्या, डी नंबर मार रहे हैं। वाह रे वाह। चलिए पेनक्रियाज होगा, अग्नाशय हो जाएगी हमारा यहाँ पर, जो मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। जीन अभियांत्रिकी में, जीन अभियांत्रिकी में, जीन इंजीनियरिंग में जीन का क्या किया जाता है? जीन का क्या किया जाता है? रेप्लिकेशन की, डुप्लीकेशन की, मैनिपुलेशन की, एप्लीकेशन। तो कहिएगा जीन का क्या करते हैं हम लोग, जीन का क्या किया जाता है यहाँ पर? तो जीन का यहाँ पर किया जाता है मैनिपुलेशन किया जाता है। जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है किस में? आपका जीन इंजीनियरिंग में। जीन इंजीनियरिंग में जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन करते हैं। अगला है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो कहिएगा ये परजीवी प्लांट होती है, परजीवी पौधा होता है ये। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा होती है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? लेप्रोसी के लिए होती है ये, कोढ़ के लिए होती है। लेप्रोसी कोढ़ बीमारी के लिए यही जिम्मेवार होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, जिसको हम लोग कह देते हैं कोढ़ कहते हैं, या इसी का नाम है हैंसन्स रोग कहा जाता है। कौन रोग? हैंसन्स रोग कहते हैं, क्योंकि इसका खोजकर्ता महान वैज्ञानिक कौन है? हमारे हैंसन साहब इसका खोज करता है, हैंसन साहब हैं। और कह रहा है कि ये बैक्टीरिया किस शेप में होता है? तो कहिएगा रॉड शेप में होता है, रॉड शेप। हाँ देखिए दंडाणु, यहाँ देखिए बैसिलस, इंग्लिश टर्म पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। बैसिलस, तो बैसिलस जो होती है किस रूप में रहता है? तो बैसिलस जो होती है रॉड शेप होती है। सुनिए हम यहाँ दे रहे हैं, ये कहिएगा रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड हो गया। स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरल, स्पाइरल। तो ये बताइएगा यहाँ इंग्लिश, यहाँ तो दे ही दिया ना जी, इसका आंसर ही दे दिया है। तो बताइएगा स्पाइरल होती है, ये स्पाइरल होती है, सर्पिलाकार होती है। कोकस की बात करते हैं तो कोक्की जो होती है गोलाकार होती है, स्पेरिकल होती है। और हमारे प्रश्न का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये किस शेप्ड में होती है? रॉड शेप्ड में होती है ये। चलिए अब क्वेश्चन नहीं रहा, यही क्वेश्चन था आप लोगों का आज का, और हम ले लेते हैं आपसे इजाज़त। डेली आप लोगों का क्लास हो सके तो आपका रीजनिंग के पहले हो, 6 से 7 में आपका हो साइंस, उसके बाद 7 बजे से आगे रीजनिंग हो, उसके बाद मैथ का हो।